क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्ट होते चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से आप लोग का स्वागत करता हूं। 29 जुलाई का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सुबह 6 बजे वाली करंट अफेयर की पीडीएफ जो आप ये देख रहे हो और 10 बजे जो एमसीक्यू वाली पीडीएफ आती है वो भी आपको वहाँ मिल जाएगी। और उसके अलावा कई सारे नोटिफिकेशंस, कई सारी जानकारी जो मैं देता हूँ वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको ईजिली मिल जाएगी। हमारे जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं यूपीएससी यूपीपीएससी के 2022 मेंस, 2023 का प्रीलिम्स का मेंस, पूरा 15 महीने से ज़्यादा का कोर्स है, पूरा फाउंडेशन कोर्स है। अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया, फिर बार बार आपका नहीं हो पा रहा सिलेक्शन, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल जो है आपका मतलब फाउंडेशन सारी चीज़ें उसमें कराई जाएंगी। और जो है नंबर है 9650347272, जिस पे कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डेली मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी है, करंट अफेयर मॉड्यूल प्लस डिस्कशन का प्रोग्राम भी है, और एक सोनली डाउट डिस्कशन का भी एक प्रोग्राम है। ठीक है, कहीं पे आप पढ़ रहे हो लेकिन वहाँ पे आपको डाउट नहीं क्लियर किए जाते हैं, तो आप वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर याद रखिएगा 9650347272। आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, पहला जो टॉपिक है वो है नाडा। नाडा मतलब एक कानून लाया जा रहा है कि स्पोर्ट्स में, ठीक, जो डोपिंग होती है, मतलब कुछ ऐसी प्रतिबंधित दवाएं खाएं जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में कुछ बढ़ जाए। आप ऐसा करते हो तो उसको रोकने के लिए उसके कौन कौन से क्या मापदंड होने चाहिए उन सब के संबंधित, और अगर मान लो आप वॉयलेट करते हो तो क्या चीज़ें हो सकती है। तो उसके लिए सरकार एक कानून लेके आ रही है, नेशनल एंटी डोपिंग बिल कानून हो जाएगा ये 2021। ठीक, और इसको लोकसभा से भी पास भी करा लिया गया। इसके अंतर्गत दो चीज़ें बनेगी, एक नेशनल बोर्ड बनेगा, बोर्ड, ठीक है, सरकार को जो रिकमेंड करेगा कि भैया क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या चीज़ें कैसे क्या करनी है, नेशनल बोर्ड ऑन एंटी डोपिंग। ठीक, और इसके अंदर जो है आपका नाडा आएगा। नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये सरकार को ये भी बताएगा कि भैया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, गाइड वाइड करेगा। साथ ही साथ नाडा को भी जो ये पॉलिसी उसके हिसाब से मॉनिटर करना, देखना कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और नाडा जो कि एक एजेंसी है, वो जो भी बताई गई हैं चीज़ें नेशनल बोर्ड के द्वारा, उनको ज़मीन पर मतलब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेगी, मॉनिटर करेगी कि भैया हाँ सभी लोग जो है एंटी डोपिंग संबंधित जो मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसको पूरा देख रहे हैं, कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर कोई वॉयलेशन करता है तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन भी नाडा करेगा। तो ये एक स्ट्रक्चर होने वाला है जो कि नेशनल एंटी डोपिंग बिल या एक्ट जब आएगा तब उस पर हो जाएगा। अच्छा देखो, इसमें एक चीज़ और याद रखना, यूनेस्को जो है ना अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो बताता है, ठीक है, आपका बायोस्फीयर रिजर्व वाला बताता है, ठीक, कि कौन से होने वाले हैं इंटरनेशनल में। तो यूनेस्को डोपिंग के अगेंस्ट भी एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, अगेंस्ट द डोपिंग इन स्पोर्ट्स, तो उससे संबंधित भी यूनेस्को का एक प्रोटोकॉल है, एक सिंपल सा मतलब कन्वेंशन है। तो उसको भी ये वाला बिल क्या करेगा, इफेक्ट में लाएगा, प्रभाव में लाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई दी गई हैं। एक बार जरूर देखिए, मैं कॉन्सेप्ट आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा जो मेन मेन चीज़ें हैं। वीडियो देखिए और उसके बाद पीडीएफ से उसको पढ़िए। खुद से पढ़ना, पढ़ के समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी फैसिलिटेट तो मैं कर रहा हूँ, बाकी बिल्कुल ही आप पढ़ना छोड़ दें तो भैया एग्जाम में कौन पढ़ेगा, फिर मैं तो नहीं पढ़ूंगा, आप लोग को ही पढ़ना है, ध्यान रखना। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमिक संबंधित कोकिंग कोल मिशन। अब देखो, यूपीएससी भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि भैया कोकिंग कोल काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहता है, इंडिया को काफ़ी बार जो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कोकिंग कोल की मतलब इंपोर्ट के लिए। इसका उपयोग किस चीज़ में होता है? तो ये स्टील बनाने के लिए होता है। ठीक, तो भारत में एक लक्ष्य है कि 2030 तक हमें 300 मैट्रिक टन पर एनम जो है स्टील मेकिंग करनी है। ये नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 में बताया गया था। ठीक, इसमें 180 मैट्रिक टन जो पर एनम है वो ब्लास्ट फर्नेस के तरीके रूट से भी करेंगे हम। ठीक, लेकिन बाकी के लिए हमें कोकिंग कोल चाहिए, स्टील बनाने के लिए चाहिए ही होता है। तो इसके लिए क्या है कि जो ये मिशन है उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टील है, ठीक है, तो वो कुछ बता रहा है कि भैया हमें ये जो लक्ष्य हमने रखा हुआ है उसके बनाने के लिए हमें कोल चाहिए। कौन से वाला? कोकिंग कोल चाहिए।
ठीक, स्टील बनाते हैं, इतना जो ध्यान रखना। यूपीएससी ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, हो सकता है कि अब यूपीपीसीएस 3 4 5 साल हो गए तो अब पूछेगा यूपीपीसीएस। ठीक है, तो यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक, और ये सारे लोग जो है इस कोशिश में है कि किस तरीके से हमें कोकिंग कोल प्रोवाइड करना है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को, ताकि स्टील का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा सके, क्योंकि हम विकासशील देश हैं, स्टील की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती रहती है, तो हमें चाहिए कोकिंग कोल। ठीक, और इम्पोर्ट हम चाइना से तो वैसे भी कुछ इम्पोर्ट नहीं करना चाहते, और इम्पोर्ट करना हमारे लिए ठीक भी नहीं है। फॉरेक्स, विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारे, खर्च नहीं हम करना चाहते, तो देश से ही बने। तो इसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड जो है काम कर रहा है, उसने सारी चीज़ बताई हैं कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हम टेक्नोलॉजी अच्छी करेंगे, मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी करेंगे, और यही सारी चीज़ें, रिवेन्यू शेयरिंग में प्राइवेट प्लेयर्स का भी उपयोग करेंगे, जो उन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक, और इसमें ये देखो जो 300 मिलियन टन पर एनएम वाला जो एम है, उसमें 2030 तक हमें कितना कोयला चाहिए, कोकिंग कोल कितना चाहिए, 170 मिलियन टन चाहिए। ठीक, तो एक जनरल आइडिया है कि स्टील के लिए कितना हमें चाहिए, कैसे मिलेगा, क्या एम है, तो इस तरीके से आपको भी काम करना चाहिए एनालिसिस के साथ। अगला जो टॉपिक है वो है इनहेंस्ड पे फॉर जुडिशियल सर्विसेज, जुडिशियल ऑफिसर्स। जुडिशियल ऑफिसर्स कौन होते हैं भैया? डिस्ट्रिक्ट जज, जज जो होते हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, ये सब जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं। इनकी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है सेंटर को और स्टेट्स को भी कि भाई साहब ये जो सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन आया था, ठीक, उसने जो बताया था कि भैया जो है पे बढ़ाओ या घटाओ, जो भी है, बढ़ाओ ही बोला था, तो जनवरी 1 2016 से उसको इफेक्ट में ला दिया गया था। लेकिन आप लोगों ने जुडिशियल ऑफिसर्स की पे को बढ़ाकर नहीं दिया है, तो अब आप लोग को क्या करना है? आप लोग को जो है चीफ जस्टिस, एक इसमें एक जजमेंट आया, चीफ जस्टिस भी उसमें थे, जज थे, उन्होंने बोला है कि जो भी केंद्र और स्टेट, राज्यों को, दोनों को बोला है कि जो भी एरियर्स हैं 2016 1 जनवरी से आया था ना, तो कई लोग का अभी तक आपने बढ़ाया नहीं, तो वो पैसा भी तो दोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं दोगे। तो 3 इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा देना है, 25% पहले दो, ठीक है, फिर 3 महीने में, फिर अगले 3 महीने में 25% दो, और फिर बाकी का 50% जो है वो फिर उसके बाद बैलेंस 30 जून 2023 तक दे देना है। ठीक, और इसमें देखो ये जुडिशियल कमीशन, जो ये नेशनल जुडिशियल पे कमीशन बनाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई जाती है, सरकार के द्वारा नहीं बनाई जाती, ये चीज़ और याद रखिएगा। ठीक, अगला टॉपिक है, देखो भारत में भारत की फुटबॉल की जो मेल टीम है या फिर वीमेन टीम है, वो जो ओपन होता है वर्ल्ड कप, ठीक, उसमें तो अभी नहीं है कहीं पे भी, लेकिन धीरे धीरे हम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का एक सबसे बड़ा रोल होता है कि आप अपने यहाँ जो है कोई एक बड़ा आयोजन करा लो, ठीक है ना, तो उसी में क्या है कि अंडर 17, मतलब 17 साल या उससे छोटी जो उम्र की महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, तो उनका वर्ल्ड कप हो रहा है और वो इंडिया में हो रहा है। ठीक, तो अच्छा है, पहले हम इसका ये आयोजन यहाँ पे कराएंगे, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हमारे यहाँ से भी लड़कियाँ खेलेंगी, फिर बच्चे भी वही फुटबॉल जो स्टेडियम बनेगा उसका उपयोग करेंगे, फिर आगे जाके हम, हो सकता है कि टाइम लगेगा, लेकिन फिर हम जैसे क्रिकेट में पूरी दुनिया में जो है छाए हुए हैं, हो सकता है वर्ल्ड फुटबॉल में भी छाए। ठीक, टाइम बदल रहा है, तो इसमें जो है अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए साइनिंग ऑफ गारंटीज फॉर होस्टिंग फीफा वर्ल्ड कप, जो अंडर 17 वीमेन का होने वाला है, इंडिया में होने वाला है 2022 का। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो गारंटी जो है फीफा को दे दिया कि हम कर रहे हैं, सारी मतलब चीज़ें हमारी जिम्मेदारी है, और ये 11 से 30 अक्टूबर 2020 में होने वाला है। 7वां एडिशन है, हर 2 साल में ये होता है, लेकिन 2018 में हुआ था, फिर लेकिन 2020 में आपको पता है कोरोना आ गया, वहीं सबके साथ फुटबॉल खेल रहा था, तो 2020 में नहीं हो पाया, अब 2022 में इंडिया में हो रहा है, और ये 7वां एडिशन है। इससे पहले कहाँ हुआ था? इससे पहले हुआ था बोलीविया में, 6th वाला, सॉरी उरुग्वे में हुआ था 6th एडिशन। ठीक, 13 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 में हुआ था, और उसको जीता था स्पेन ने। ठीक, 17 या 17 साल से नीचे की जो लड़कियां हैं उनका ये वर्ल्ड कप है। 2008 में ये चालू हुआ था फीफा के द्वारा। ठीक, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है थोड़ा देख लेना, फेडरेशन इंटरनेशनले डे फुटबॉल एसोसिएशन। इंटरनेशनले ये डे ये सब आता ना, तो समझ लो फ्रेंच लैंग्वेज में बात हो रही है। ठीक, थोड़ा बहुत तो इतना याद रहेगा। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित BM सील 11 प्रोजेक्ट। अगर ये आए आपके सामने तो आपको इतना जरूर याद रखना है, बी है तो मतलब ये रख लो कि भारत पेट्रोलियम, जो आप तेल वेल भराने जाते होगे पेट्रोल डीजल लेने,
तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है जिसका नाम है भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड, उसने ब्राज़ील में जाके, तो बी से ब्राज़ील, बी से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन लोगों ने मिलकर ब्राज़ील में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है BM-SEAL-11 कंसेशन प्रोजेक्ट, ब्राज़ील में, वहाँ से ऑयल निकालेंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए अभी सरकार ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूवल दे दिया है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कुछ 12,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा मिलेगा BPCL की होली ओन्ड सब्सिडरी को। ठीक है, तो ये पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक है ये भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड ब्राज़ील में। ब्राज़ील का यहाँ पे ज्योग्राफी देख लेते थोड़ी सी। ब्राज़ील सबसे यहाँ पे देखिए टच कर रही है, उरुग्वे से कर रही है टच, अर्जेंटीना से भी कर रही है, पराग्वे से भी कर रही है, चिली से नहीं कर रही है। ठीक, बोलीविया से कर रही है, पेरू से कर रही है, अमेजोन यहाँ से उद्गमित तो नहीं हो रही, पेरू से हो रही है लेकिन जाती यहाँ से ये डेल्टा बनाती है। फ्रेंच गयाना से भी टच कर रही है, सूरीनाम से भी, और ये गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया सबसे कर रही है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देखो एक कंट्री है ये वाली, क्या नाम है, इक्वाडोर, उससे भी नहीं टच कर रही है। इक्वाडोर से और चिली से टच नहीं कर रही है। कैपिटल का नाम है ब्राज़ीलिया, और ये जो है आपका ब्राज़ील अमेज़ॉन सब मतलब काफ़ी बड़ा ये दुनिया का, इसको जो है फेफड़ा भी बोलते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं अमेज़ॉन को। तो यहाँ पर BPCL जो आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके द्वारा एक ऑयल निकालने की यहाँ पर एक वो की जा रहा है, प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। इसमें BPCL की जो ये कंपनी है ना BPRL, इसको 40% का पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट दिया गया है। और पेट्रोब्रास करके एक नेशनल ऑयल कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ इंडियन ऑयल और मतलब ONGC है ना, वैसे ही वहाँ ब्राज़ील की पेट्रोब्रास है, तो उसको 60% उसके पास जो है वो ऑपरेटर भी है, 60% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि देखो हम ब्राज़ील से तेल वेल निकाल रहे हैं वहाँ से, तो हमारी एनर्जी सुरक्षा जो है, एनर्जी सिक्योरिटी वो मजबूत होगी। साथ ही साथ हम अपना ऑयल कहाँ से ले रहे हैं उसको भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, यानी कि उसमें भी विविधता ला रहे हैं, हम एक ही के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह रहे हैं। ठीक, तो ये भी एक चीज़ बढ़िया है। साथ ही साथ ब्राज़ील में हम ऑयल के ज़रिए घुस रहे हैं, तो यहाँ पे और भी बिजनेस हम बाद में और भी कर सकते हैं। और जो लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक, यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज बोली जाती है, इसलिए लैटिन अमेरिका ही बोल देते हैं। ठीक, तो साउथ अमेरिका का जो ये कंट्रीज़ हैं उनमें भी फिर धीरे धीरे हमारा फुटहोल्ड बढ़ेगा, जो कि अभी कम है, और बायलैटरल टाइज जो है वो भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये एक जगह से चालू करो, फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन जो करो वो करो ईमानदारी से, बढ़िया करो। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट फॉर सेचुरेशन ऑफ 4G मोबाइल सर्विसेज इन अनकवर्ड विलेजेस। देखिए कुछ गांव ऐसे हैं भारत में जहां पर 4G मोबाइल इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो पहुंच नहीं पाई हैं, और मोदी जी ने कहा है कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है ना उसमें हम सेचुरेशन पे जाएंगे, अब संतृप्ति पे जाएंगे, मतलब सबको पहुंचाओ, स्कीम में किसी को छोड़ो नहीं, सब तक ले जाओ। तो उसी में जो है 4G मोबाइल सर्विसेज इंटरनेट की सेवाएं जो है, जो अभी तक विलेजेस कवर नहीं है, मान लीजिए वहाँ पे 2G चल रहा है, 3G चल रहा है, तो वहाँ पे 4G भी ले जाओ। और ये कौन लेके जाएगा भाई साहब, ये लेके जाएगा BSNL। ठीक है, और इसमें पैसा जो यूज़ किया जा रहा है वो USO फंड का यूज़ किया जा रहा है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का पैसा यूज़ किया जा रहा है। 26 करोड़ रुपये लगेगा। ऐसे जो विलेजेस हैं वो 6279 हैं, 6279 हैं, और जो है मतलब जिनको अपग्रेड किया जाएगा 4G पे, और ऐसे हैं जहाँ पे कुछ भी अनकवर्ड विलेजेस हैं, रिमोट और डिफिकल्ट एरियाज हैं, 24,000 के आसपास है। ठीक, BSNL करने वाला तो बढ़िया चीज़ है। अभी सरकार ने, आखिरी में यहाँ पे टॉपिक अभी बताऊंगा आपको, सरकार ने 1,64,000 करोड़ का पैकेज दिया है BSNL को। तो कितना सही है, चलिए उस पर डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये यहाँ पर है, और देखो एक इसमें मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ कि क्यों ये किया जा रहा है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जैम ट्रिनिटी की बात सुनी होगी। जैम ट्रिनिटी में क्या है, प्रधानमंत्री जनधन जो है योजना, ठीक, जिसके अंतर्गत अकाउंट सबके खोले गए थे। दूसरा आधार है, तो आधार सबके पास है। तीसरा मोबाइल है। अब मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होगी तो जैम ट्रिनिटी नहीं बनेगी, जो जिसमें क्या है कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और जो भी बेनिफिशियरी हैं अलग अलग स्कीम्स के, उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा भेजा जाए, जो कि गवर्नमेंट को बहुत सस्ता भी पड़ता है, और जो है उसमें सुपरविजन कम होता है, करप्शन के भी चांसेस कम होते हैं, और वो बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे मोबाइल जो है सबके पास नहीं पहुँच पा रहा है, तो मोबाइल सेवाएं पहुँचाई जा रही है, ताकि जो है जो पैसा यहाँ पे आपको लग रहा है कि भी लग रहा है, हो सकता है कि
बाद में हम उस जो पैसा ट्रांसफ़र करने में जो करप्शन से और वो सब बचाएंगे वो, और सुपरविजन कॉस्ट भी सरकार की बहुत ज़्यादा होती है, वो भी उससे रिकवर हो जाएगी। ठीक, तो सोचा तो ऐसे ही जा रहा है और अच्छा ही सोचना चाहिए, तभी अच्छा होता है। अगला टॉपिक है, एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, एक राष्ट्रीय संस्थान है, ठीक, जो कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज पे जो है ध्यान देता है। तो उसने एक MOU साइन किया है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया इसके लिए कि आप समझौता ज्ञापन साइन कर लो यूनाइटेड किंगडम के यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के साथ में। और इससे क्या होगा, दोनों लोग सहयोग करोगे कृषि और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। ठीक, तो ये जो है आपका विकासशील, अब एग्रीकल्चर कैसा होना चाहिए, कैसे आप इसको ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल बनाओ, ठीक है, आप अर्निंग अच्छी हो, रेम्यूनरेशन मिले, कैसे आप इसमें जो है अच्छी दक्षता ला सकते हो, एफिशिएंसी ला सकते हो, वही सब चीज़ें बात होंगी। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, अपने इंस्टीट्यूट से आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक, ऐसा सोचा करो कि हर शब्द का मतलब है कि लोग को इनके साथ इन्होंने जो है समझौता ज्ञापन किया है, MOU साइन किया है, तो रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, पंचायती राज के क्षेत्र में कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हम तैयार करेंगे ट्रेनिंग मॉड्यूल पढ़ाई के जरिए, जो और अच्छा काम कर सकेंगे एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। ठीक, और ये जो चीज़ें हैं ये UN एस्केप क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक। तो ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के जरिए भी इसको चुना गया है, NIRD एंड PR को। ठीक, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, स्वायत्त संस्था है। ठीक, स्वायत्त संगठन है ये, और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भी आता है, प्रीमियर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रूरल डेवलपमेंट। यूएनएस्केप ने भी इसको रिकॉग्नाइज कर रखा है, मान्यता दे रखी है कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ये कहाँ पे स्थित है भारत में? ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, और इसका एक और भी कैंपस है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, गुवाहाटी में। ठीक, तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि पूछे, तो आप इसको याद रखिएगा। रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज से संबंधित मान लीजिए कभी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको एक इंस्टीट्यूशनल वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन में भी दे सकते हो। ठीक है ना, तो सिर्फ पढ़ते नहीं हम लोग यहाँ पे, हम ये भी देखते हैं कि हम कहाँ उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला टॉपिक है PMLA से संबंधित, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग का पहले मतलब समझ लेते हैं, तभी ये आपको जो है अच्छे समझ में आएगा। ये जैसे आप कपड़े लॉन्ड्रिंग कराने जाते हो ना, धुलवाने जाते हो, तो वैसे ही जो ब्लैक मनी है ना, उसको मतलब ब्लैक मनी किसे कहते हैं? आप एक एक चीज़ समझो। ब्लैक मनी का मतलब ये होता है कि आपका वो धन या जिसका भी धन जो है, जिसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता कि कहाँ से आया है, ठीक, तब तक वो ब्लैक ही माना जाएगा। आपने करप्शन से बनाया, घूस ली किसी से, जो है कहीं जो है आपने किसी कुछ भी मतलब किया, तो जो आपकी इनकम है वो अगर कहाँ किस सोर्स से आई है, उसका स्रोत क्या है वो नहीं बताएगा, तो ब्लैक इनकम में ही जोड़ा जाएगा। ठीक, और उसको उस इनकम को, ठीक, उस मनी को, उस ब्लैक मनी को आप कुछ जो है जुगाड़ तिकड़म विगड़म बिगड़ा के उसको अगर आप वाइट कर दो, ठीक, उसको साफ कर दो कि ऐसा लगे कि नहीं नहीं इसका भी स्रोत है और ये मतलब ठीक है, लीगल मनी है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ड्रिंग। मतलब जो है ब्लैक से उसको धुल दो और वाइट हो जाए, तो इसको पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे? मनी लॉन्ड्रिंग, और ये इलीगल है भारत में। ठीक, और अभी सुप्रीम कोर्ट में केस गया था जिसमें, अच्छा ये जो एक्ट है, ठीक, ये एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें रोका जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए इस एक्ट में एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको प्रवर्तन निर्देशालय भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये इस एक्ट को क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है। तो ये कैसी बॉडी हुई? क्वासाई जुडिशियल बॉडी। क्यों? क्योंकि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक, क्वासाई जुडिशियल बॉडी बोलेंगे इसको, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा, कई बार कंफ्यूज होते होगे, लेकिन अब मतलब जुडिशियल काम क्या होता है? किसी एक्ट को जो इंटरप्रेट करना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, तो ये भी कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक तो जुडिशरी का पार्ट नहीं, इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट, लेकिन ये इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसलिए क्वासाई जुडिशियल बॉडी बोला रहा है कि वैसा काम कर रहा है, बट वैसा है नहीं, बट वैसा काम कर रहा है। ठीक, तो ये देखिए कितने कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पढ़े एक्स्ट्रा, मनी लॉन्ड्रिंग का, क्वासाई जुडिशियल बॉडी का, ब्लैक मनी का। तो 3-4 कॉन्सेप्ट आपको मैं अलग से बताता हूँ जो जरूरी है। सिर्फ यहाँ पे मैं पढ़ दूँ सुप्रीम कोर्ट है, पढ़ लेता कोर, तब तो भैया न्यूज़ रीडर बहुत सारे लोग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसके कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुछ संशोधन किए गए थे, और उस संशोधन पे ये कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली है अपने पास,
जिसका उपयोग वो लोग जो पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए या फिर दुश्मन मतलब जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं उनके उनके अगेंस्ट में यूज़ किया जा सकता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि किसी को नोटिस आ गया ईडी का, तो वो कहते हैं कि भैया ये हम क्योंकि अपोजिशन में है तो इसलिए सरकार हमको डरा रही है, तो ये एक कॉमन वो रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने तो पीठ थपथपाई यहाँ पर केंद्र गवर्नमेंट की। उसने कहा कि देखिए संशोधन जो किए गए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि देखिए अगर कोई ऑफेंस करता है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो ये ऑफेंस जो है सिमिलर है या फिर इक्विवेलेंट है, समान है ऑफेंस ऑफ टेररिज्म के। ये तक बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया अगर कोई आतंकवाद का जो है कुछ काम कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है या फिर कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो दोनों मतलब सिमिलर हैं, इक्विवेलेंट है, एक जैसे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी बात है ये ब्लैक मनी। और ये हमारे सिलेबस में भी भैया ये है टॉपिक, अलग से है मनी लॉन्ड्रिंग वाला, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लेके एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। ठीक, अच्छा, क्या इसमें जो है इल्ज़ाम लगाए गए थे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उनके पास बहुत पावर आ गई है, किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं, किसी को भी बुला लेते हैं, कहीं पे भी रेड मार देते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो प्रूफ था पहले ये था कि मान लीजिए जिसको अक्यूज़ बनाया गया, ठीक, ए व्यक्ति को बोला गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करता है, ठीक, इसको अरेस्ट कर लिया। तो पहले ये होता था कि जो प्रोसिक्यूशन है, ठीक, वो ये प्रूफ करता था कि भैया इसके ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। लेकिन अब क्या है कि ए को खुद प्रूफ करना है कि भैया मैंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करी है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो जाती है बात। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है बोला गया है टेररिज्म के बराबर है। सेक्शन 3 में डेफिनीशन दी गई है मनी लॉन्ड्रिंग की। सेक्शन 24 में रिवर्स प्रूफ ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ कर दिया, जो मैंने आपको अभी बताया। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी सेक्शन 5 के अंतर्गत हो सकती है। बेल वेल मिलना काफ़ी अब कठिन हो गया, स्ट्रिंजेंट हो गया है। ठीक, और यहाँ पर जो मैंडेटरी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दिया जाए। मतलब कि ईडी ने किसी को अगर जो है वो किया, अरेस्ट किया, तो जैसे एफआईआर में क्या होता है कि उनको बताना पड़ता है कि भैया 24 घंटे के अंतर्गत कि क्यों किया गया है और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, क्या इल्ज़ाम, कौन सी धारा लगाई गई हैं, वो भी यहाँ पर नहीं है। नॉट मैंडेटरी टू गिव इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। केस में क्यों केस में किया गया, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत तो देखो इसमें है, मतलब स्टेटमेंट मेड टू ईडी आर कंसिडर्ड एडमिसेबल। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो, पुलिस जब किसी को पकड़ती है ना, तो वहाँ पे जब पूछताछ होती है पुलिस के सामने, ठीक, अभी कोर्ट के सामने नहीं पहुँचे हैं, पुलिस के सामने जब पूछताछ करते हैं मुजरिम से, मतलब कि जो एक्यूज्ड है, तो वो मान लीजिए उसने वहाँ पे ये बोल भी दिया कि हाँ मैंने खून किया है, पुलिस इंस्पेक्टर साहब मैंने किया है खून, ठीक, कोई बात नहीं, कह दिया उसने। आप कोर्ट में लेके गए, उसने कहा कि जज साहब हमने तो खून ही नहीं किया है। तो अब यहाँ पर क्या है कि पुलिस के सामने जो भी उसने स्टेटमेंट दिए वो एडमिसेबल नहीं है कोर्ट में। ठीक, वो उनकी कोई मान्यता नहीं है जब तक कोर्ट में उसने मर्डर किया है तो मर्डर संबंधित कोई सबूत ना हो, और वो वहाँ पे फिर सबूत के साथ में अगर वहाँ पे जाके वो सीधे कबूल भी लेना मैंने खून किया है, तब भी सबूत के बिना उसको नहीं दिया सकती सजा। ठीक, तो सबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ईडी के सामने मान लीजिए किसी की पिटाई करके आपने स्टेटमेंट दिलवा दिया, या प्रेशर में कुछ भी, आप देखो दोनों पहलू आपको देखना चाहिए। ठीक, कोई लॉ बन जाने से ये नहीं होता कि सब कुछ एथिकल है उसके अंदर। तो अगर मान लीजिए कोई प्रेशर के अंतर्गत स्टेटमेंट ईडी के सामने उन्होंने बता दिया कि हाँ भैया हमने ये मनी लॉन्ड्रिंग करी थी, तो वो एडमिसिबल है कोर्ट में भी। यहाँ पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ एक्ट में कर दी गई है। तो कुछ तो भैया यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा फेवर हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ईडी के पास, मतलब इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि हमारी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड है, उसने बोला है कि नहीं नहीं सही है। ठीक, प्रोविज़न जो है अटैचमेंट प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। हाँ, इसमें एक चीज़ जो है, जैसे आप लोग पता है कि आर्टिकल 110 के अंतर्गत मनी बिल आता है। मनी बिल में जो है स्पीकर जो होता है लोकसभा में ही सिर्फ आ सकता है, और स्पीकर जो होता है वो ये बताता है कि ये मनी बिल है, जब दूसरा उसको भेजेगा यानी कि राज्यसभा को कि भैया तुम भी अपना देख लो। और बहुत ज़्यादा उनके पास कोई पावर नहीं होती राज्यसभा के पास। मनी बिल में ये है कि डिस्कशन के ज़्यादा चांस भी नहीं होते हैं। तो जो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, वो एज ए मनी बिल लाया गया था।
तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक लार्जर बेंच हम बनाएंगे, वो डिसाइड करेंगे कि ये बनी बिल की तरह आना चाहिए था या सही आया कि गलत आया। समझ रहे हो? तो वो अलग डिबेट है। लेकिन अगर जो चीज़ें अभी इसके अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आई हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है कहा है कि ठीक है, ठीक है। बल्कि ये भी बोल दिया कि अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो वो टेररिज्म के बराबर जो है ऑफेंस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, रिवाइवल पैकेज ऑफ BSNL। ये मुझे बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लगा। देखिए, टैक्स पेयर का ऑनेस्टली जो है टैक्स पेयर का पैसा यहाँ पर दिया गया, ठीक। और BSNL जो कि बिल्कुल जो है ख़राब सर्विसेज है, और लोग यहाँ पर देखो हर साल सैलरी कितनी दी जा रही है, 64,536 एम्प्लॉयज़ हैं इसमें, 6679 करोड़ रुपया तो सैलरी में जाती है भाई साहब 2021 में, ठीक। और आपको पता है कैसी सर्विसेज है, बिल्कुल लॉस मेकिंग कंपनी है। हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से इंडिया में भी देखो, कम्युनिकेशन सेक्टर में ही देख लो, आपका जो है एयरटेल है, वोडाफोन है, ठीक है, जियो है, कितना सब कुछ हो चुका है बढ़िया। हम ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन में हैं, और एक BSNL जो ऑलरेडी जो है जिसकी हमें लगता है कि ज़रूरत भी नहीं है, अगर अब एज ए नॉर्मल सिटीजन के हिसाब से बताएं। बाकी देखो, BSNL को जिंदा रखने के पीछे नेशनल सिक्योरिटी और वो सारे चीज़ रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से किया जा रहा है, वो समझ में आती है बात। हम जैसे मुझे लग रहा है कि शायद वही एक रीज़न है कि इसको रिवाइव किया जा रहा है, कि क्योंकि हम सब कुछ छोड़ दें प्राइवेट के लिए तो जरूरी ठीक नहीं। कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी चीज़ है। BSNL मान लीजिए कोई डेटा ये लोग आपस में शेयर भी करते हैं, तो वो एक नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही शायद ये हो रहा है, नहीं तो बिल्कुल लॉस मेकिंग कंपनी। आप देखो यहाँ पर पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में एयर इंडिया ने 7,000 करोड़ का लॉस किया, ठीक। जो टॉप आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा लॉस BSNL ने किया है, एयर इंडिया से भी ज़्यादा। एयर इंडिया आपने बेच दी, टाटा के पास चली गई, ठीक। BHEL हो गया, MTNL भी एक तरीके देखो तो है तो भैया BSNL वही कम्युनिकेशन वाली, तो 7,500 करोड़ रुपए ये, ठीक। MTNL भी जोड़ लो 2,500, तो 10,000 करोड़ रुपए का लॉस करते हैं, बैठ के खाली सैलरी दी जा रही है इनको, ठीक है। कोई काम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है जो कम्युनिकेशन सैचुरेशन है, एयरटेल और आपका जियो वाले जो है बढ़िया अपना काम कर रहे हैं। और उसके बाद भी आप 1,64,000 करोड़ पैसा जो है इसको रिवाइवल के लिए देते हो, तो ये टैक्स पेयर का मनी है ना, तो ये ठीक बात नहीं है। खैर, ये अब दिया गया है कि इसको फाइनेंशियल वाइबल करेंगे, और ये भी बोला है कि 2026-27 तक जो है प्रॉफिट करने लगेगी, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहा है। 26-27 में आप ये वीडियो देख रहे होगे, या फिर 26-27 में मैं तो रहूँगा या फिर नहीं रहूँगा, जैसा भी है, तो आप लोग रहोगे तो बताना भैया कि ये बात याद होगी आपको, तो क्या 26-27 में ये प्रॉफिटेबल हो पाई थी, ठीक। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग है, सब कुछ है, और इतना टैक्स पेयर का ऑनेस्ट मनी जो है इसमें मतलब फालतू मतलब वेस्ट किया जा रहा है एक तरीके से देखें तो, ठीक। तो ये चीज़ हमको पसंद नहीं आई। खैर, यहाँ पर जो है 4G की सर्विसेज दी जाएंगी। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था 26,000 करोड़ रुपए जो है आपका जो अनकवर्ड विलेजेस है वहाँ पे भी 4G पहुँचाने के लिए भी BSNL को दिया जा रहा है। एक नेटवर्क है भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड का, ठीक, जिसमें बोला गया है कि 100 गीगाहर्ट्ज़ का जो है ब्रॉडबैंड गीगाहर्ट्ज़ का जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा गाँव में, ठीक है ना। 2.5 लाख जो ग्राम पंचायतें हैं, तो उसको भी मर्ज किया जा रहा है BSNL के साथ में। तो देखो, सब कुछ दे दो, लेकिन जो लोग हैं वहाँ के वो इनकम्पिटेंट हैं, काम ही नहीं करना चाहते। बैठ के जब सैलरी उनको मिल रही है फिर आपने वही चीज़ कर दी, तो 2026 का 36 भी आ जाएगा, नहीं होगा। खैर, जो भी है देखते हैं, एक्सपेक्टेशन है। अगला टॉपिक है इंडियाज़ रोल इन UN पीस कीपिंग मिशन। अब देखो, एक चीज़ आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता भी देता हूँ। UN के कुछ मिशन चलते हैं कि शांति बहाली, कहीं पे मान लीजिए पहले कुछ सिविल वॉर हुआ हो, कोई वॉर हुआ हो, ठीक। अब उसमें शांति वहाँ पे किसी तरीके से बनाई गई, ठीक। DRC कॉन्गो DRC मान लीजिए, वहाँ पे शांति बनाई गई युद्ध के बाद किसी बात, ठीक। तो UN जो है क्या करता है कि वहाँ पर कुछ पीस कीपिंग फोर्स भेजता है। इसमें जो UN के मेंबर्स हैं वो लोग अपनी तरफ से कुछ जो है सोल्जर्स या फिर प्रोवाइड करते हैं, पुलिस पर्सनल्स प्रोवाइड करते हैं। BSNF अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 2 BSF के जवान थे, वो DRC कांगो में थे, उनकी मतलब वहाँ पे झड़प हुई, 5 लोग मरे, 2 भारत के जो है BSF जवान जो कि UN पीस कीपिंग मिशन में गए हुए थे, उनकी डेथ हो गई, ठीक। तो दिए जाते हैं और वो वहाँ पे पीस कीपिंग करते हैं। मेरी बात समझना, जो पीस है उसको मेंटेन करने का काम होता है। वो डिफेंसिव फोर्सेस हैं, खाली पीस को मेंटेन करने के लिए।
कभी भी जो है उनको ऑफेंस में यूज़ नहीं किया जाता कि कोई लड़ाई वॉर होने लगी तो वो फिर पीछे हट जाएंगे। फिर मतलब वहाँ पे वॉर में नहीं उनको आप झोंक सकते कि भैया चलो, पीस जब तक बनाओ बस उस पीस को कीप करते रहो, उसके लिए किया जाता है। ठीक, यूएन के मिशन होते हैं कई सारे। इंडिया ने अभी तक अगर देखो तो पीस कीपिंग जितने मिशन हुए हैं यूएन के, सबसे ज़्यादा पीस कीपर्स इंडिया ने दिए हैं। इस समय अगर देखा जाए तो दुनिया में इंडिया जो है आपका 5वें नंबर पे है। मतलब इंडिया की तरफ से जो ट्रूप्स गए हुए हैं पीस कीपिंग के लिए वो 5वें नंबर पे है संख्या वाइज। ठीक, इसमें पाकिस्तान भी भेजता है, बांग्लादेश भी भेजता है। ठीक है, पीस कीपिंग के लिए एक अच्छी गुड बुक्स में आते हैं। तो 13 अभी एक्टिव मिशन चल रहे हैं, 8 में जो है इंडियंस गए हुए हैं और अगर नंबर में देखें तो 5वें नंबर पे है। ओवरऑल इंडिया ने 2.5 लाख से ज़्यादा इंडियन जो है पीस कीपिंग फोर्सेज में काम कर चुके हैं। 71 यूएन पीस कीपिंग मिशन जो थे उसमें से 49 में काम किया, 1948 से अब तक चला है। सबसे ज़्यादा नंबर हमने ही दिए। ठीक, और कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो ये हमारा जब कोरिया का वॉर हुआ था ना, आज भी आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में डीमिलिटराइज जोन है डीएमजी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जब वॉर हुआ था 1950 में, तब भारत ने मध्यस्थता करी थी इन दोनों के बीच में, भैया लड़ाई वड़ाई मत करो, आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो बताओ, और फिर लड़ाई वड़ाई माफ़ करो वाली, गांधी जी को याद करो वाली चीज़ हुई। तो वहाँ पे आर्मिस्टिस हुआ था। ठीक, तो तब से जो है भारत कंट्रीब्यूशन कर रहा है यूएन पीस कीपिंग का, तब से हमने चालू किया था काम। 2007 में तो इंडिया ने पहली कंट्री ऐसी बनी थी जिसने सारी व्यूमन वाली कंटिजेंट भी यूएन पीस कीपिंग मिशन में भेजी थी, पहली कंट्री ऐसी बनी थी। ठीक, और अभी तक 2.5 लाख से ज़्यादा हम पीस कीपर्स को भेज चुके हैं। 175 इंडियन पीस कीपर्स जो हैं अभी तक बेचारे उनकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है यूनाइटेड नेशन के इन पीस कीपिंग मिशंस में। ठीक, और इंडिया के जो पीस कीपर सबसे ज़्यादा मरे हैं यूएन मेंबर स्टेट जितने भी हैं उसमें। ठीक, तो यहाँ पर झड़प हुई डीआरसी कॉन्गो में और वहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, वहाँ पे 2 जवान हमारे बीएसएफ के थे, उनकी डेथ हो गई। ठीक, तो ये चीज़ें कुछ, और इनको हाँ एक और चीज़, यूएन पीस कीपर्स को ब्लू हेलमेट्स भी बोला जाता है, ब्लू हेलमेट पहने रहते हैं ये। ठीक, तो इसलिए इनको ब्लू हेलमेट्स भी बोला जाता है। ये कुछ सारे फैक्ट जितने मुझे समझ में आ रहे हैं, याद आ रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिए। समझ में तो सारे ही आ रहे हैं, याद जो आ रहे हैं वो मैंने बता दिए हैं। डीआरसी का थोड़ा यहाँ पे मैप देख लेते हैं। देखिए ये आपका टच करता है इधर अटलांटिक ओशियन से। ठीक, आपका अरेबियन ओशियन से, इंडियन ओशियन से टच नहीं करता है, देख रहे हो। इसकी कैपिटल है किनशासा, और ये आपका रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है, इन सब से टच करता है। ये कांगो रिवर यहाँ पे जाती है। और एक बार आपने कई बार सुना होगा कि ऐसी कौन सी रिवर है बताइए जो इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो वो यही वाली रिवर है। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब प्रीवियस क्वेश्चन प्लीज़ देखना चाहिए, नहीं तो ये वीडियो रोज देखते रहोगे तो उसमें बहुत सारे आपकी जो है वैल्यूडेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये कौन सी लेक है ये आप लोग बताइए कि ये तंजानिया है, जाम्बिया है, अंगोला है। ठीक, और ये यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ जो है ज्योग्राफी था। जरूर मैप बुक रख लीजिए। मैप बुक मैंने आप लोगों को बताया है ना, इंडिया के लिए ऑक्सफोर्ड ले लो इंडियन ज्योग्राफी के लिए, और वर्ल्ड के लिए ओरिएंट ब्लैक स्वान। इन समय किसी भी तरीके से प्रायोजित नहीं हूँ, ये मुझे ठीक लगती है, मैंने खुद यूज़ करता हूँ, वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। और जहाँ तक मार्केटिंग की बात है, यूपीएससी यूपीपीसीएस 2023 का प्रीलिम्स कम मेंस जो पूरा कोर्स है आपका 21 जुलाई से औपचारिक रूप से चालू हो गया था। 15 महीने से ज़्यादा कोर्स है। इसमें आपका जो है टेस्ट सीरीज़ भी है, मेंस की बस टेस्ट सीरीज नहीं है, बाकी आंसर राइटिंग वो सब कुछ कराया जाएगा। 15 महीने से ज़्यादा कोर्स है। आपकी फ़ीस जो है 25,000 है। कंबाइंड यूपीपीएससी और यूपीएससी का कंबाइंड कोर्स है। फिर यूपीपीएससी के लिए अगर आपको चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा 3,000 रुपये देने होंगे, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस से पहले आपको जो है यूपीपीसीएस ओरिएंटेड मटेरियल पूरा मिल जाएगा। ठीक, तो आपको ये तो लेना ही है। फिर अगर आप यूपीपीसीएस पे भी चाहते हो तो वो आप ले सकते हो। इसमें इंस्टॉलमेंट, आप इनिशियल इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपये देकर भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप पूरी फीस देना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। ये वाला कोर्स, इसमें आपको डेली आपको स्टडी प्लान मिलता है, डेली लाइव डाउट डिस्कशन होता है, डेली आपको जो है क्या क्या करना है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, हर समय मैं आपके साथ रहता हूँ। ठीक ना, काउंसलिंग, गाइडेंस, मेंटोरशिप पूरी 1-to-1 होती है यहाँ पर। पर्सनल टेस्ट सीरीज इसमें होते हैं आपके। और जैसे हम लोग इकोनॉमी अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो इकोनॉमी के चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। ठीक, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट होंगे, फिर फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो ये पूरा जो कोर्स है 15 महीने से ज़्यादा का है। अगर प्रीलिम्स के टेस्ट की बात करूँ मैं, तो 150 से ज़्यादा टेस्ट हम लोग यहाँ पर कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, और हर सब्जेक्ट पे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जितना भी हो सकता है, मतलब आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा
ये वाले कोर्स पे। तो अगर आपके 2023 में आपको एग्ज़ाम देना है तो आप इसको बिल्कुल आंख बंद करके जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, कान खुले रखो, आंख बंद कर मतलब वो एक कहावत है, पूरा आप देख दाख लो। बाकी लोग भी है, जेन्युइन लोग की जो है ज़्यादा चकाचौंध में अंधे होने की जरूरत नहीं है। जेन्युइन जो रिव्यूज़ हैं उसके पे जाइएगा, मार्केटिंग वाले बहुत घूम रहे हैं। ठीक है, बाकी यूपीएससी यूपीपीएससी जो मेंस में जो क्वालिफाई हो गए हैं उनको बहुत बहुत जो है बधाई। और 2022 वाला कोर्स हमसे 1-to-1 काउंसलिंग गाइडेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली मेंस आंसर राइटिंग का भी हमारा प्रोग्राम है, ऐसे इवैल्यूएशन आप करा सकते हो। करंट अफेयर मॉड्यूल विद डाउट डिस्कशन वाला भी है, और एक सिर्फ डाउट डिस्कशन वाला भी है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप कहीं भी जुड़े हुए जाते रही होता है कि वहाँ पे आप जुड़ गए, कहीं पे भी गए टीचर से, तो आप कभी बात मतलब क्लास के बाद तो आप देखना तो दूर दिखता ही नहीं, बात तो दूर देखते भी नहीं है वो लोग। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं है, बस आप अपने ऊपर छोड़ दिए गए हो, या फिर कोई ऐसे ग्रुप में आप जुड़ जाते हो जहाँ आपके ऊपर मटेरियल की बौछार होती है। अब मटेरियल कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, वो इतना मटेरियल दे दें कि आपको ये लगेगा तो कि मुझे बहुत कुछ मिल गया है, पैसे इतने दिए तो वो पूरे हो गए, लेकिन आप उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। जो कि सच्चाई है, वो भले ही जितने भी क्लेम करें, हर जगह पैसा खर्च करके मार्केटिंग कर लें, सिलेक्शन उससे नहीं हो सकता, क्योंकि आप रिवाइज नहीं 5 साल तक वो पढ़ ही नहीं पाओगे, 1 साल में तो पढ़ ही नहीं पाओगे पूरा। जब पढ़ ही नहीं पाओगे तो आप अप्लाई कैसे करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोग ने एग्ज़ाम दिए निकाले उनके पास जाएं, ना कि कोई जो है सेल्समैन के पास जाएं। ठीक है, तो ये जरूरी है, व्यापारियों के पास जाने से अच्छा है शिक्षकों के पास जाएं जो एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। तो डाउट डिस्कशन वाला भी ये पेड ग्रुप है, और ये हमारी पेमेंट डिटेल्स हैं, और 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। बाकी 2023 वाले के लिए इंस्टॉलमेंट की सुविधा है, बाकियों के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। और अंत में हम लोग मोटिवेशनल कोट के साथ में ख़त्म करेंगे कि एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। मतलब मेन चीज़ ये है, बिस्तर से उठना ही एक लक्ष्य नहीं, मतलब ये एम नहीं है कि आप कोई लक्ष्य बनाओ। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये है कि आपके अंदर जो कंफर्ट जोन में रहने की एक प्रवृत्ति है, या फिर जो आपके अंदर एक आलस्य वाली चीज़ आ गई है, आप हर चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो उसको सबको मतलब जो है मैनेज करने के लिए आप क्या करो कि एक ऐसा लक्ष्य बना लो, जो निर्धारित कर लो कि ये मुझे चाहिए, 2023 में मुझे सिलेक्शन चाहिए। तो फिर उसको चाहने के लिए, मतलब वो सिलेक्शन लेने के लिए आपके लिए जो भी आपको जो कर सकते हो वो सब करो, तो आपका आलस्य खत्म हो जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा। ठीक, ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो, ये यहाँ पर मेन थीम है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।